कोई नहीं, थोड़ा मुझसे भी पढ़ लो। देखो, कंजंक्शन का दूसरा नाम होता है कनेक्टर। ठीक है, ये क्या काम करता है? कनेक्ट करने का काम करता है। किसको कनेक्ट कर सकता है? या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है या फिर दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर सकता है। क्लॉज बेसिकली क्या होता है? सेंटेंस के जैसे ही क्लॉज होता है। ठीक है, सेंटेंस का ही एक छोटा सा पार्ट होता है क्लॉज। तो इसमें सबसे पहले हमें करना होगा एंड। एंड तो पढ़ा होगा कभी लाइफ में, इजी है ना एंड। क्या होना चाहिए यहां पर? सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? राम एंड श्याम इज या आर, यानी कि एंड आपको पता है। क्या होगा? ब्रेड एंड बटर इज और आर। आर वाला भी कोई बच्चा है? पक्का? अच्छा, इसमें बताओ क्या होगा? इज या आर? सेम है। गलती से नहीं लिखा है, जानबूझ के लिखा है। सेकंड वाले में क्या होगा? इज या आर? हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इज होगा या आर होगा, तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आगे सेंटेंस कंप्लीट ना हो। क्या बात समझ आई? कि अगर दो नाउन्स एंड से कनेक्टेड हो और दोनों मिलकर के अगर एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करे, सिंगल चीज को अगर रिप्रेजेंट करे, तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। और अगर दो नाउन एंड से कनेक्ट होकर के दो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करे, तो वर्ब प्लूरल। ब्रेड एंड बटर इज ऑफ आर बिकमिंग चीपर। ब्रेड और बटर सस्ते हो रहे हैं, तो क्या ब्रेड पे बटर लगा करके सस्ते हो रहे हैं? अलग अलग। तो क्या होना चाहिए यहां पर? और ब्रेड एंड बटर इज ऑफ आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो ब्रेड पे बटर लगा के खाते हैं या एक हाथ में ब्रेड और एक हाथ में बटर? कैसे खाते हैं? लगा दिया, तो वो सिंगल यूनिट बना या अलग अलग बना? सिंगल। वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब एक नाउन एंड से कनेक्ट हो जाए, किससे? किसी दूसरे नाउन से। ठीक है, और अगर ये सिंगल यूनिट का सेंस दे जाए, तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर वर्ब। और जब कोई एक नाउन दूसरे नाउन से एंड से कनेक्ट हो जाए और ये डिफरेंट यूनिट का सेंस दे जाए, तो वर्ब कैसे चाहिए? प्लूरल वर्ब। ये समझ आ गया होगा, है ना? चलो नोट कर लो इसको।
डन, लिख लिया, आगे चले, ये नोट कर लिया। आप लोग रिवीजन करते हो जो पहले पढ़ाया गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? हाँ बताओ। ठीक है। और पॉजिटिव नाउन, पहले तो टर्म समझ लो, ठीक है। वेरी गुड। आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन, वेरी गुड। पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है माई, आर, योर, हिज, हर एंड देयर, इट्स भी आप लिख सकते हो। और फिर होता है एक पॉजिटिव नाउन। पॉजिटिव नाउन उसे कहा जाता है कि जब आप किसी नाउन में का, कई का सेंस देने के लिए एपोस्ट्रोफिस का यूज कर दो। जैसे अगर ये कह दिया जाए कि राम्स, तो इसकी मीनिंग क्या होगी? राम का, चाहे राम की। लेकिन इसको अगर इंग्लिश में एक नाम दिया जाए तो इसे क्या नाम दे सकते हैं आप? पॉजिटिव नाउन, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट बता रहा हूं आपको, मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा। आर्टिकल हो, पॉजिटिव नाउन हो, या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाए, किसके पहले आ जाए? पहले वाले नाउन के पहले आ जाए और फिर एंड आ जाए और फिर यहाँ पर नाउन आ जाए। इसको बोलने या लिखने का तरीका ये होता है कि जब दो नाउन किससे कनेक्टेड हो? एंड से, और पहले वाले नाउन से पहले या तो आर्टिकल, पॉजिटिव नाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, तो इस दोनों नाउन को सिंगल मान लिया जाता है। यानी कि ये दोनों नाउन अलग अलग ना होकर क्या होते हैं? सेम। तो सेम हो गए तो वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने आर्टिकल यूज किया, पॉजिटिव नाउन यूज किया, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया, किसके पहले? पहले वाले नाउन के पहले। फिर आपने एंड से कनेक्ट कर दिया दूसरे नाउन को, लेकिन अब दूसरे नाउन से भी पहले क्या आ गया? आर्टिकल, पॉजिटिव नाउन या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव दूसरे वाले नाउन से भी पहले। इसको बोलने का क्या तरीका है कि दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, ठीक है, लेकिन दोनों नाउन के पहले या तो आर्टिकल, पॉजिटिव नाउन या पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए, तो आपको ये मान लेना है कि ये दोनों नाउन एक ना हो करके डिफरेंट है। तो जब ये डिफरेंट हो गए तो वर्ब कैसे? देखो, आपको मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा कि कहां पर कौन से स्ट्रक्चर की जरूरत है। आई मीन कि अगर मान लो मुझे सेम का सेंस देना है तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ पहले वाले के पहले, ठीक है। अगर मुझे दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना है तो मैं दोनों के पहले। जैसे करेक्ट और इनकरेक्ट। द टीचर एंड स्टाफ आर अवेटिंग द प्रिंसिपल। आप देखो दो नाउन्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? टीचर एंड स्टाफ, एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। आर्टिकल द किसके पहले आया? पहले वाले नाउन से पहले आया। इसका मतलब कि ये क्या कहना चाहता है कि टीचर और स्टाफ अलग अलग पर्सन हैं या सेम है? सेम है। अब यहां पर आपको मैच्योरिटी दिखानी होगी कि क्या टीचर और स्टाफ सेम हो सकते हैं या अलग अलग होते हैं?
पॉसिबिलिटी है या नहीं है? टीचर और स्टाफ सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना। इसका मतलब कि ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए? यहाँ पर वर्ब कैसी आ गई? yes, ये करेक्शन हो गया। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर मैंने ऐसे लिखा होता, द टीचर एंड द स्टाफ आर अवेटिंग द प्रिंसिपल। अब ये करेक्ट होता या इनकरेक्ट होता? ये भी करेक्ट होता। क्यों? क्योंकि सर टीचर और स्टाफ अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जहां पर दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब बस आप एग्जाम्पल देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। माई फादर एंड फ्रेंड इज वेरी केयरिंग। कौन कौन से नाउन दो जो हैं जो एंड से कनेक्टेड है? फादर एंड फ्रेंड। पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके पहले आ गया? पहले वाले। इसका मतलब क्या है कि फादर और फ्रेंड सेम है या अलग अलग पर्सन है? यहां पर जो कह रहा है वो समझो ना, जो स्ट्रक्चर कहता है वो क्या कह रहा है कि फादर और फ्रेंड सेम है या अलग अलग है? सेम। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? फादर और फ्रेंड सेम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते हैं? हम कहते हैं कि माई मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसे बोलते हो तो मतलब माँ हो सकती है, बाप नहीं हो सकता है? बाप भी तो अच्छा दोस्त हो सकता है। यानी कि ये पॉसिबल है। तो जब पॉसिबल है यानी कि सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब आई है, बिल्कुल ठीक है। अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो कि दोनों अलग अलग हैं तो मैं क्या यूज करूंगा? माई फादर एंड माई फ्रेंड आर वेरी केयरिंग। समझ आने लगा? चलो और भी एग्जाम्पल देखो। अब पहले आपको ये सोचना है कि सीईओ और सीएमडी क्या एक पर्सन हो सकता है या नहीं हो सकता? किसी कंपनी में कोई सीईओ है, क्या वही सीईओ पर्सन जो है क्या सीएमडी भी बन सकता है कि नहीं हो सकता है एट द सेम टाइम? एक पर्सन दो अलग अलग पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकते हैं कि नहीं? क्या बात कर रहे हो आप लोग? अवेयर ही नहीं हो देश दुनिया से, है ना, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। एक गवर्नर दो अलग अलग स्टेट का गवर्नर नहीं होता है। एक इंसान दो अलग अलग पोस्ट ऑक्यूपाई नहीं करता है। बिल्कुल हो सकता है कि सीईओ एंड सीएमडी यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों सेम पर्सन है। वर्ब कैसे चाहिए? सिंगुलर। अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया होता, द सीईओ एंड द सीएमडी, तो क्या हो जाता है यहाँ पे? आर। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपका पूरा कंसेंट्रेशन कहां पे होना चाहिए? वर्ब पे। नहीं, थोड़ा तो ध्यान रखेंगे, फोकस होना चाहिए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हाँ, ये जो आर्टिकल चाहे जो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ये क्या दोनों सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? दोनों अलग अलग होना चाहिए या सेम होना चाहिए? आपको दिमाग लगाना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर याद करके चले जाते हैं कि अगर पहले वाले के पहले है तो सिंगुलर वर्ब, दोनों के पहले है तो प्लूरल वर्ब। तो एग्जामिनर आपसे और हमसे ज्यादा चालाक हैं, ठीक है? तो उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया था, बच्चे खुश होकर के आए थे कि हाँ सर ने कराया था, मजा आया। खुश होकर आए थे कि हाँ जी सर ने कराया था, पहले वाले के पहले है, सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस करेक्ट है, नो एरर। समझ आ गई बात? इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं बार बार कि पहले आपको ये वैलिडेट करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। माँ वाइफ हो सकती है या वाइफ माँ हो सकती है, यानी कि ये कभी भी सिंगल पर्सन नहीं हो सकते। यहाँ पर जरूरत किस चीज की है? डिफरेंट की जरूरत है। क्या करना होगा यहाँ पे? सिर्फ आ कर देंगे हम। इसके पहले क्या होना चाहिए? द। क्या भांग वांग खा के आए हो क्या आप लोग? दिमाग बांध करके रखिए यार। यहाँ पे हम माई, यहाँ पर दे देंगे द। सब बात है यार, समझ आया? ये कभी पॉसिबल है कि नहीं है? डू यू थिंक ये पॉसिबल है कि नहीं है? हुआ है। आप लोग को नहीं पता है, हिस्ट्री में नहीं बताया होगा, आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च करना। मैंने बताया भी था पिछली क्लास में, नीरो, ही वॉज कंसिडर्ड द क्रूएलेस्ट किंग इन द वर्ल्ड।
इन द हिस्ट्री। ठीक है, आपने ये कोट जरूर सुना होगा, व्हेन रोम वाज बर्निंग ही वाज प्लेइंग फ्लूट। सुना है? व्हेन रोम वाज, किसी ने सुना है? व्हेन रोम वाज बर्निंग ही वाज प्लेइंग फ्लूट। ही किसको रिप्रेजेंट किया गया था? नीरो को। ठीक है, और उसको अपना पूरा का पूरा शहर सोने का चाहिए था। वो बिल्कुल टिले पे बैठ करके बांसुरी बजा रहा था और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पूरे शहर को आग लगा दो। पूरे शहर को, रोम को जला दिया ताकि वो फिर से उसे कंस्ट्रक्ट करके सोने का बना सके। और उसने अपनी मम्मी से ही शादी की। ठीक, और उसका पापा उसकी मम्मी के पेट में था। आप समझ रहे हो? मतलब पापा ही लगा ना उसका बेटा। ठीक है, और आप समझ गए ना नीरो का, ये सच रियल स्टोरी है। ठीक है, और इसमें गलती नीरो की नहीं थी, इसमें गलती उसकी माँ की थी। उसकी माँ को डर था कि अगर मेरा बेटा बाहरी दुनिया में चला जाएगा, अपनी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, तो मेरा बेटा ना मतलब मुझे कुछ नहीं पूछेगा, तो उसे बाहरी दुनिया में जाने ही नहीं दिया। ठीक, और एंड में शायद नीरो ने ही अपनी माँ को मारा था। ठीक है, स्वॉर्ड से, तलवार से नीरो ने ही मारा था। तो आप कभी अगर आपको लगे कि स्टोरी सुननी चाहिए तो बस सर्च कर लेना नीरो की स्टोरी, आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो गया? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हैं उसमें, ऐसा नहीं है। टीचर के ऊपर नियम लगाया गया है, यहाँ नहीं बिहार में, कि अगर टीचर दाढ़ी बढ़ा के आएंगे तो सैलरी काट ली जाएगी। अगर जींस पहन के आएंगे तो आधी सैलरी गई, टी शर्ट पहन के आएंगे तो पूरी सैलरी गई। पहनना क्या है? फॉर्मल्स, फॉर्मल्स में रहना है। भले वो पढ़ाए ना पढ़ाए, लेकिन पहनना रहना ठीक ठाक से है। वैसे ये चीज़ अच्छी है कि आप मतलब अगर कोई भी टीचर हो तो उसको प्रॉपर फॉर्मल्स में होने चाहिए। ठीक है, फॉर्मल्स में क्लीन चाहिए। लेकिन ये दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना ये तो गलत बात है यार, कि यहाँ दाढ़ी बढ़ाओगे तो हम, ये क्या बात है? ये तो उसकी मतलब आप आज़ादी छीन रहे हो। नौकरी क्या दी, आज़ादी छीन ली। जींस टी शर्ट तो ये टीचर के ऊपर कभी शोभा ही नहीं देता है। किसी भी टीचर, चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, चाहे कुछ भी हो, कभी शोभा नहीं देता। मैं भी शायद कभी नहीं आता हूँ कभी जींस और टी शर्ट में। मैं अपने 13 इयर्स के करियर में शायद 1 महीने से मैं जीन्स पहन के क्लास में आता हूँ। बट मेरे पुराने स्टूडेंट जो है मुझे कभी जीन्स और टी शर्ट और शर्ट में नहीं, मतलब ऐसे नहीं देखा। मैं हमेशा फॉर्मल में ही आया हूँ। रीज़न ये कि मैंने जो बताया था, मेरे जूते ही चुरा लिए। हाँ, एक खरीदी, एक और एक चुरा लिए जूते मेरे। दूसरी खरीदी, दूसरी बारिश में भीग गए। मैं जूते ही खरीद रहा हूँ हर महीने सैलरी से। कितने जूते खरीदूंगा, छोड़ो। मैंने कहा बारिश का मौसम है, लेदर शूज़ ऐसे ही गीले होकर के बुखार हो जाए, क्या फ़ायदा है, कैजुअल में रहो। लिख लिया? तो एंड पढ़ लिया था आप लोगों ने पहले, ऐसे ये सब पढ़ा था पहले? कोई बात नहीं, तो आंसर नहीं कर रहे थे आप? नहीं, जिनका हुआ है उससे पूछ रहा हूँ। चले आगे। अच्छा, इस सेंटेंस में कहीं थोड़ा अटपटा सा अजीब सा लग रहा है, पढ़ के देखना। द टीचर एंड स्टाफ इज अवेटिंग द प्रिंसिपल। मतलब ये तो चीज़ ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम, मतलब आगे कहीं पे कुछ लग रहा है अटपटा सा बोलने में कि यार थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। कहाँ पे लग रहा है? द से पहले, अवेटिंग के बाद है ना? क्या क्या लग रहा है, बताओ खुल के, क्या थोड़ा अजीब सा लग रहा है?
जो अजीब सा लग रहा है उसको फुलफिल कर दूं? यही लग रहा होगा ना? अब बताओ कंप्लीट हुआ? अब बोलने में मजा आ रहा है? गलत है ये। अवेट के साथ फॉर आता ही नहीं है। आप लोग अच्छे के चक्कर में फॉर दे। अच्छा ये क्या लिखा है? मैंने सुना है कुछ बच्चे कहते हैं दा। ये दा थोड़ी ना लिखा है, ये दी लिखा है चाहे द लिखा है। अभी भी किसी बच्चे ने बोला है दा। स्कूल में ही पढ़ाते हैं क्या? कै थोड़ी ना, ये क्या है? क है। कहते बेटा कैसे कमल, कैसे कमल या कैसे कैमल, ऊंट हो गया ना फिर। आप समझ रहे हो? आप लोग भी पढ़ाते हो ऐसे? कै खे गए नहीं होता है। इन सब में क्या होता है? और हिडन होता है, कै नहीं होता है। कै एक हिंदी वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है? वॉमिट करना। हिंदी वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है वॉमिट करना। हाँ वो कै हुआ ना, ये तो क है, ओ है। डन। ऐसे ही बच्चे हैं जिनकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास वाले बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं, इंग्लिश की पहली क्लास आपकी है, आपकी है। अपने इंडिया में इंटरनेट की स्पीड क्या है? नहीं 5G तो है, स्पीड Mbps। वाईफाई की स्पीड कितनी आती है? मतलब मोबाइल से तो बेहतर वाईफाई है ना, तो वाईफाई की स्पीड कितनी आती है? 45 Mbps। ये 4G की है या 5G की है? 5G का ये हाल है। 4G की 5G की कितनी होगी आप लोग बताओ अप्रॉक्सीमेटली? 100 Mbps? कितना 100 माने? 70 to 100। खुश है ना हम? स्पीड के ऊपर है, मतलब मेरे भाई के ऊपर लगाओ तो एक कुछ 2 GB का कुछ सेकंड में डाउनलोड हो गया, 2 GB का मेरे ख्याल से 20-25 सेकंड में हो गया। तो 20-25 सेकंड में भी अगर हो गया तो मान कर चलो कि 500 Mbps स्पीड होगी। फिर भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। 500 Mbps अगर इंडिया में आ जाए तो फिर देखो मज़ा ही आ जाए, है ना। तो ये तो हम वाईफाई की बात कर रहे हैं, मोबाइल पे तो हटा ही दो। मोबाइल तो 500 की स्पीड कर पाएगा वो? नहीं। जापान में पता है कितने की स्पीड है? 300 Tbps। 300 Tbps। Mbps भी नहीं है, Gbps भी नहीं है, Tbps। मतलब ये कि अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो 1 सेकंड में 50,000 मूवी डाउनलोड कर सकते हो। 50,000 मूवीज इन अ सेकंड। तो वो जापान है, हम इंडिया हैं, ठीक है। हम 40-50 की स्पीड पर खुश हैं, और वो मोबाइल में ऐसा नहीं है कि वाईफाई। 300 Tbps समझ रहे हो?
वहाँ पर स्कूल में सिखाया जाता है सैनिटेशन को लेकर के, और वो टोंग्स, पिंसर्स, ये सब ले करके ना सड़क को साफ करना, एक एक छोटे छोटे जो भी होते हैं ना, रैपर हो गया, चाहे मिट्टी हो गई, कड़ हो गए, उसको ये स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज़ में होती है। ठीक है, हमारे यहाँ कुरकुरे खाओ फेंक दो, हैं, शीशा डाउन करके पीछे कौन आ रहा है क्या आ रहा है नहीं, ऊपर से भी क्या शीशा खोलो, रजनीगंधा मुंह में है, मारो थोक किसी की खराब। होता है कि नहीं होता है? ये इंडिया है जहाँ लिखा होता है ना स्वच्छ भारत अभियान, वहीं कूड़ा घर है। देखा है आप लोगों ने? वहीं कूड़ा घर है, गांधी जी का चश्मा बना हुआ है। हार्डली, स्कैर्सली, बरेली नहीं है, बेयरली है। बरेली पढ़ते हो यार। देखो पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली कभी भी आपको मिल जाए एज ए कंजंक्शन, तो ये ध्यान रहे कि या तो व्हेन का यूज करेंगे हम या फिर बिफोर का। भूल के भी देन या देन नहीं आना चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए एक्सेप्ट व्हेन या बिफोर। अब इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है ऐसा हुआ नहीं था कि। आप इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग ये बताएंगे कि हार्डली, स्कैर्सली और बेयरली ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? ये सारे कैसे वर्ड्स हो गए? नेगेटिव वर्ड्स। तो नेगेटिव वर्ड से हमें क्या ध्यान रखना होगा? देखो ये है तो कंजंक्शन, दो क्लॉज को कनेक्ट करेंगे, एक क्लॉज इससे कनेक्ट होगा और दूसरा क्लॉज इससे। इस वाले क्लॉज में अगर ये नेगेटिव वर्ड्स हैं तो इनके अलावा कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहां पर, नो अदर नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड इन दिस क्लॉज। ठीक है, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि ये एक कंडीशनल वर्ड होता है। अब ये नया वर्ड कौन सा आ गया? कंडीशनल वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई भी वर्ड अगर मैं आपसे कहता हूं, चाहे इंग्लिश में अगर आपको मिल जाए कि ये कंडीशनल वर्ड है, इसका मतलब ये है कि उस वर्ड का यूज आप प्रेजेंट के किसी भी टेंस में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पास्ट के किसी टेंस में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर के किसी भी टेंस में आप यूज नहीं कर सकते हो। कंडीशनल वर्ड किसी भी सर्कमस्टांसेस में फ्यूचर टेंस में नहीं जा सकता है। ठीक है, एक इसके एग्जाम्पल बता रहा हूं। अब देखो इस सेंटेंस में हार्डली यूज्ड है, ही हार्डली रीच्ड द। देखो हार्डली वाला क्लॉज कौन सा हो गया और व्हेन वाला क्लॉज कौन सा हो गया? ये हो गया। अब एक एक करके मैच करो। हमने व्हेन या बिफोर की तो बात ही नहीं की है क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमें बस ये ध्यान रखना होगा कि हार्डली के साथ या तो व्हेन आएगा या तो बिफोर आएगा, तो वो वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वहां पर अगर देन होता तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता। ठीक, अब हार्डली वाले में मैंने दो बात बताई है, कौन कौन सी? कि इस वाले क्लॉज में हार्डली के अलावा कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए और फ्यूचर टेंस नहीं होना चाहिए। क्या इसमें नेगेटिव वर्ड है कोई? कैसे फ्यूचर टेंस है? हार्डली के साथ व्हेन चाहिए, व्हेन आ गया, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो अब इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं। इट्स इंपॉर्टेंट वन। हार्डली का पोजीशन होता है, इसके दो पोजीशन है। पहला पोजीशन देखते हैं हम, कहते हैं कि एट द प्लेस ऑफ नॉट। कहां पर होना चाहिए? सेंटेंस में नॉट के प्लेस पर। आई मीन कि सेंटेंस में अगर कहीं पे अगर आपको नॉट रखना हो तो वहीं पर हार्डली आएगा। जैसे अगर मान लो इसमें मैं आपसे कहूं कि आप चेक करो कि हार्डली का पोजीशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप सोच के देखो। पहले तो हार्डली को ही हटा दो, सेंटेंस क्या बचा देखना, he reached the station। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बना करके चेक करो कि अगर नॉट अगर आता है तो कहां पे आएगा?
he did not reach, क्या रहा है, he did not reach, यानी कि नॉट यहीं पे आ रहा है, इसका मतलब कि नॉट के प्लेस पर हार्डली है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका जो पोजीशन होता है यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में, यानी कि जो आपने बीच में रखा नॉट के प्लेस पे, इसे उठाकर कहां रख दो, यहां पे, हार्डली स्टार्टिंग कर दी। लेकिन आप स्टार्टिंग में रखोगे तो आपको ध्यान रखना होगा, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं यहां पर, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, आपने इससे सेंटेंस क्या किया, स्टार्ट कर दिया। तुरंत बाद इसे पता है क्या चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और फिर क्या चाहिए, फिर चाहिए सब्जेक्ट, और उसके बाद से आपको जो मर्जी यूज करना है यूज करो, और फिर आगे क्या चाहिए हमें, व्हेन या फिर बिफोर आगे, ठीक है। तो सर यहां पर तो नॉट के प्लेस पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मुझे स्टार्टिंग में रखना है, आप रखो स्टार्टिंग में। अगर आप इसे रखते हो हार्डली, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो हार्डली ही रीच्ड, गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डली को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो सर हेल्पिंग वर्ब तो दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं है। ही के साथ ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब यहां पर दिख नहीं रही, लेकिन हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। तो क्या कहेंगे हम, हार्डली डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ही रीच द when the left the platform। समझ आ गई बात कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली अगर स्टार्टिंग में आ जाए तो क्या चाहिए उसे, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। अगर बीच में आएगा तो कहां पे आएगा, नॉट के प्लेस पे। तो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली अगर कंजंक्शन है तो इसे अपने साथ क्या चाहिए, या तो व्हेन या तो बिफोर। दूसरी बात ये कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड, उस वाले क्लॉज में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली कैसे वर्ड्स होते हैं, कंडीशनल वर्ड्स होते हैं, उस वाले क्लॉज में फ्यूचर नहीं होना चाहिए। और पोजीशन या तो नॉट के प्लेस पे या तो स्टार्टिंग में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, फाइन, यहीं से घूम फिर के आएंगे। समझ आ रहा है सबको? क्या हुआ, गिनती याद कर रहे हो? हो गया? चले अगली स्लाइड।
CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड। और MI? M कैपिटल में और I भी कैपिटल में। ट्राई करो। AI को आर्टिफिशियल से मल्टीपल बना दिया। मैग्नेटिक इंक, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में कहा जाता है MI, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो कि GS के भी पेपर में पूछा गया था। बट मुझे बड़ा बेतुका सा ये क्वेश्चन लगा कि GS के पेपर में स्टूडेंट से आप इस तरह के टर्म्स कैसे पूछ सकते हो? मतलब वो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? आप किसी भी डॉक्टर से बात करो तो डॉक्टर ये कहता है कि हाँ जी हार्ट अटैक आया, नॉर्मल। लेकिन एक डॉक्टर एक दूसरे डॉक्टर से जब बात करता है तो हार्ट अटैक वर्ड का यूज़ नहीं करता है। वो क्या कहता है? मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। चाहे उसके प्रिस्क्रिप्शन पे भी क्या लिखा होता है? MI लिखा होता है, क्योंकि वो मेडिकल टर्म में बात करते हैं और उनको पता है कि जो आम जनता है उनको मेडिकल की क्या ही नॉलेज है, तो उन्हें वो उनकी भाषा में समझाते हैं कि हार्ट अटैक आया। अब ये क्वेश्चन GS में पूछने का क्या तुक है? बच्चा थोड़ी ना MBBS की तैयारी कर रहा है, अजीब अजीब से पूछते हैं। चले आगे। हो गया? इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। अच्छा एक बात बताएंगे, ये आप लोग को सब समझ आ गया है ना? तो आप दोबारा लिख सकते हो इसको बिना देखे, पक्का? लिखो फिर, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। अब लिखना है आपको नो सूनर के साथ THAN आता है, कभी भी THEN नहीं आएगा, when नहीं आएगा, before नहीं आएगा, और इसकी मीनिंग होती है ज्यों ही, जैसे ही या जो ही आप जो बोलते हो। बाकी सारी चीजें सेम है, नेगेटिव वर्ड, कंडीशनल वर्ड, पोजीशन A to Z सब कुछ सेम है। तो आप दोबारा कोशिश करो बिना देखे लिखने की, ठीक है? बस आपको ये ध्यान रखना है नो सुनर के साथ देन आता है, बाकी जितने सारे पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स उसके साथ भी कैरी होंगे, ठीक है? एग्जाम्पल भी वही रखना, हार्डली की जगह पे क्या कर देंगे आप? नो सुनर। ही नो सुनर रिच द स्टेशन, व्हेन की जगह पे क्या कर देंगे? देन कर देंगे। ये सारी बातें आपको दोबारा लिखनी है, ट्राई करो बिना देखे लिखने की। सब कुछ सेम है।
इतनी जल्दी लिख लिया सब? कर लिया सबने? सही सही लिखा है ना? हेलो, हाँ जी। इतना क्यों परेशान करते हैं यार? खाली HDFC में दिन भर में 10 कॉल रिसीव कर रहा हूँ। इतना मेरे क्रेडिट कार्ड 400 है, दे दोगे? 400 है मेरा सिविल, दे दोगे आप? फिर मतलब 10 बार फ़ोन आ रहे हैं HDFC से, क्या हो गया? इतना तो परेशान मत करा करो ना आप लोग। देखो जी, अनलेस, अनटिल और टिल। अनलेस की क्या मीनिंग होती है? यदि नहीं, अनटिल जब तक नहीं, टिल कुछ भी बोल देते हो ना, मतलब यहां पर है यदि नहीं, जब तक नहीं तो तब तक नहीं। वाह, जब तक, ठीक है। चलो बताएंगे एक बार आप लोग कि अनलेस का यूज टाइम के लिए होता है या कंडीशन के लिए? पढ़ के देखो, टाइम या कंडीशन। अनलेस क्या सेंस दे रहा है? अगर आप इसे कहते हो कि यदि नहीं, तो ये क्या चीज, किस चीज का सेंस दे रहा है? समय या कंडीशन, ठीक है। यानी कि ये टाइम के लिए यूज नहीं होता है, किसके लिए होता है? नेगेटिव वर्ड है या नहीं है? कंडीशनल वर्ड है या नहीं है? है, कंडीशनल वर्ड होता है। अनटिल का यूज टाइम या कंडीशन? जब तक आ गया, जब तक का मतलब होता है टाइम, कंडीशन के लिए यूज नहीं होगा। नेगेटिव वर्ड है या नहीं है? कंडीशनल वर्ड है या नहीं है? टिल क्या मीनिंग दे रहा है? जब तक, किसके लिए होगा? नेगेटिव वर्ड है? कंडीशनल वर्ड नहीं, ठीक है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जाहिर सी बात है कि अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो डेफिनेटली इनके साथ कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। और अभी आपको मैंने क्या पॉइंट बताया है कि अगर कंडीशनल वर्ड है तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ कौन सा टेंस यूज नहीं करेंगे हम? बाकी प्रेजेंट जा सकता है, पास्ट जा सकता है। अब यहां से एग्जांपल देखो,
आराम से पढ़ लो और बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है। एक एक करके सारे पॉइंट मैच कर लो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। यस बताओ एक एक करके क्यों गलत हुआ। पहला पॉइंट फ्यूचर टेंस, दूसरा क्यों गलत हुआ, दूसरा क्यों गलत हुआ नेगेटिव वर्ड, तीसरा क्या पॉइंट बताया आपने अंटिल होना चाहिए। अगर अंटिल करते हो तो क्या मीनिंग आएगी, जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे, या यदि हार्ड वर्क नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे। यहाँ पर टाइम का सेंस है या कंडीशन का, टाइम तो जाना ही नहीं चाहिए। समझ आ गई बात। ये सेंटेंस करेक्ट है। मैं मुझे पता है कि हाँ विल और नॉट में प्रॉब्लम है। मैंने क्या कहा है कि आप अनलेस अंटिल और टिल ये जो पढ़ रहे हो ये क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। और कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो वर्ड या दो क्लॉज को जोड़ने का। इसमें दो क्लॉज कौन कौन से हैं, एक ये और दूसरा, मैंने क्या कहा बार बार कि कंडीशनल क्लॉज यानी कंडीशनल वर्ड के साथ फ्यूचर और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। देखना अनलेस इसी वाले क्लॉज में ना, इसमें फ्यूचर टेंस है यस और नो, इसमें नेगेटिव वर्ड है नहीं है ना, इसमें कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है। अनलेस और अंटिल वाले क्लॉज में नेगेटिव और फ्यूचर टेंस नहीं आना चाहिए। आप इसे रिवर्स भी करके लिख सकते थे, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। इसमें अगर फ्यूचर होता नेगेटिव होता तो गलत। जैसे ये देखो, अनलेस यू विल नॉट स्टडी वेल यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन। यदि तुम अच्छे से नहीं पढ़ोगे तुम एग्जामिनेशन में पास नहीं होगे। करेक्ट और इनकरेक्ट। अब अनलेस वाले क्लॉज में क्या आ गया, फ्यूचर टेंस भी आ गया और नेगेटिव विल भी हटाओ, करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर मैंने लिख दिया होता ही और यहां भी होता ही, अगर ऐसा होता अनलेस ही विल नॉट स्टडी वेल तो कैसे करेक्ट करते आप नहीं समझ आया। इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। अनलेस ही विल नॉट स्टडी वेल he will not pass the examination। इसको करेक्ट करो। अब अनलेस वाले क्लॉज में फिर से क्या आ गया, क्या करना होगा, नॉट। करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताओ। यस, ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म नहीं आती है स्टडीज। बात समझ आई। ऐसा नहीं था कि मैंने ऐसे बेफिजुल का यहां से विल हटा दिया, नॉट हटा दिया, करेक्ट हो गया, नहीं। विल और नॉट हटाने से ये हुआ कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ जाती है, यू के साथ, इसलिए वो हटाने से काम चल गया। लेकिन अगर यहां पर ही होता तो सिर्फ विल और नॉट हटाने से काम नहीं चलता, क्योंकि ही कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेता है। क्या करना होगा वहां पर, स्टडीज। ठीक है। ये देखो, आई विल वेट हियर अंटिल ही रिचेज। करेक्ट और इनकरेक्ट। इसमें अंटिल वाला क्लॉज कौन सा है, ही रिचेज, ही रिचेज है ना। अब आप चेक करो कि अंटिल वाले क्लॉज में फ्यूचर टेंस है यस और नो, कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड है नहीं है, बाद वाले में फ्यूचर है, कोई टेंशन नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। इसकी क्या मीनिंग आ रही है देखना। मैं यहां इंतजार करूंगा आगे जब तक वो यहां नहीं पहुंच जाता। बिल्कुल ठीक है। चलो जी, और भी आगे एग्जांपल्स देखते हैं।
बीट हिम अंटिल ही स्पीक्स द ट्रुथ। अंटिल वाला क्लॉज कौन सा है? कोई नेगेटिव वर्ड है? कोई फ्यूचर टेंस है? नहीं है, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट है। क्या मीनिंग आ रही है? हाँ, उसे मारो जब तक सच ना बोल दे। बिल्कुल ठीक है। चलो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। पहले ये बताओ, उसको छोड़ो, पहले ये बताओ। वी विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम हियर फॉर अस। अनलेस वाला क्लॉज कौन सा है? फ्यूचर टेंस है, उसमें नेगेटिव वर्ड है? नहीं है, ठीक है। करेक्ट और इनकरेक्ट? क्या मीनिंग आ रही है? हम लोग यहां पर तुम्हारे लिए वेट करेंगे। आगे जब तक का कहां आ रहा है? यहां तो अनलेस है, अनलेस है ना। अब एग्जैक्ट मीनिंग क्या आ रही है बताना। हम लोग यहां पर तुम्हारा इंतजार करेंगे यदि तुम यहां पर हमारे लिए आ नहीं जाते हो। यदि ठीक है या जब तक ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अनलेस की जगह पे क्या होना चाहिए? तो ये नहीं कि आपको एक ही दो पॉइंट नजर में रखना है कि चलो क्या है कि हाँ यहाँ पर फ्यूचर नहीं होगा, नेगेटिव नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनलेस की जगह अंटिल कर दिया और अंटिल की जगह पे अनलेस कर दिया। क्योंकि जब बात वेट की हो जाती है, इंतजार की हो जाती है, तो डेफिनेटली वहां पर टाइम ही होता है। बात समझ आ गई? तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा। अब आप इस सेंटेंस को देखो, आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अनलेस यू रिटर्न माई मनी। पहले ये बताएंगे कि इसमें अनलेस वाला क्लॉज कौन सा है? उसमें कोई फ्यूचर टेंस है? नेगेटिव वर्ड है? करेक्ट और इनकरेक्ट? अब मीनिंग निकालो। कह रहे कि आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। आगे यदि तुम मेरे पैसे वापस नहीं करोगे तो। करेक्ट और इनकरेक्ट? सोचो किसको किसको इनकरेक्ट लग रहा है कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा अगर तुम मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तो। अगर यदि वही होता है ना, मैं यहां से नहीं जाऊंगा अगर मेरे पैसे तुमने वापस नहीं दिए तो। सही लग रहा है या गलत लग रहा है? मान लो आप किसी के पास गए अपना पैसा लेने और वो आपको कह रहे कि ठीक है बैठो, और पैसा नहीं दे रहा है, तो आप गुस्से में ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो? बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसी लैंग्वेज पॉसिबल है कि नहीं? यानी कि यहाँ पर इसने किसको सपोर्ट कर लिया? अनलेस को सपोर्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, मान लो उसने आपको 10 बजे बुलाया, ठीक है, आपने अपने पैसे मांगे, उसने कहा कि ठीक है थोड़ा सा वेट करो मैं आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है। 12 बज गए, आपको पैसे नहीं मिले, ठीक है। आपने फिर से उससे मुलाकात की, उसने कहा कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, टेंशन मत लो। उसने कहा कि बैठो। शाम को 6 बज गए, पैसे नहीं मिले, 10 बज गए रात को, और वो अभी भी ऑफिस में है, ठीक है। तब आप गुस्से में क्या बोलोगे? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मेरे पैसे नहीं देते हो। ये गलत है या सही है यहाँ पर? यानी कि एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर टाइम का भी सेंस आ रहा है और जहाँ पर कंडीशन है। आपने दोनों ही बातें कह दी, तो आप गुस्से में ऐसे थोड़ी ना कहोगे। मान लो अगर आपको बुलाया और आपके पैसे आपको वापस नहीं कर रहा है, तो आपने गुस्से में क्या कहा? पहला सेंटेंस आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अनलेस यू रिटर्न माई मनी, और फिर कहोगे गुस्से में कि अभी रुक जाओ, एक सेंटेंस और बाकी है। आई विल नॉट गो फ्रॉम हियर अंटिल यू रिटर्न माई मनी। आप ऐसे बोलोगे? नहीं ना। आपको दोनों ही बातें करनी है। कौन कौन सी बात करनी है? आपको बोथ टाइम एंड कंडीशन, एक ही साथ आपको दोनों बातें करनी है। तो उसी कंडीशन में आपको क्या यूज करना होता है? अनलेस एंड अनटिल। आप दो अलग अलग सेंटेंस क्यों लिखेंगे? अनलेस या अनटिल, या फिर
until and unless दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बोथ आर इक्वली करेक्ट। तब दोनों सेंटेंस को मिलाकर के आप क्या कहोगे? I'll not go from here until and unless you return my money। बात समझ आ गई? until और unless क्लियर हो गया आप लोग को? कि मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा जब तक और अगर मेरे पैसे तुमने वापस नहीं दिए तो। दो अलग अलग सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, नोट कहाँ से नोट करना था? ये कर लिया था। हर चीज़ की इंग्लिश और हर चीज़ की हिंदी नहीं होती है ना। हम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हिंदी में और कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश में। एक्चुअली वो भी हिंदी में ही होते हैं, लेकिन उन्हें वो टचर में रहते हैं थोड़े से, है ना। तो वो इंग्लिश में कहीं भी रहेंगे, इंग्लिश में बोलते रहेंगे, है ब्रो, कूल डूड, है ना। व्हाट्सअप भी नहीं का व्हाट्सअप, टी तो बोलते ही नहीं है, तो व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। ऐसे लोगों को बुलाओ, सड़कों पे खड़े करो और एक कुत्ता पीछे छोड़ दो और बोलो अंग्रेजी में भगाओ इसको। कैसे भगाओगे? इतना प्रॉम्प्ट तो निकलेगा भी नहीं। जब कुत्ता भौंकने लगेगा ना और पीछे पड़ेगा, इतना प्रॉम्प्ट निकल ही नहीं सकता इंग्लिश का वर्ड। हम कितना भी अगर मतलब हैबिचुअल इंग्लिश बोलने के इंडियन, तब भी वो नहीं निकल पाएगी अंग्रेजी, वो हिंदी ही निकलेगी। लिख लिया ये? चले आगे, जल्दी करो। बताया तो था पंचर की स्पेलिंग PUNCHER। मैंने कहा कैसे लिखोगे PUNCHER? मैंने कहा ची लिख करके दिखाओ तुम, बताओ कुछ भी। रेडी को बोलते हैं ठेला, मैंने बोला कि ठेला के बोला TELA। आप ठीक कैसे लिखोगे? पॉसिबल ही नहीं है। अंग्रेजी बहुत मतलब लोगों ने ऐसे डिस्टॉर्ट कर रखे ना अंग्रेजी को, बहुत डेंजरसली। गया वेंट टू गया एंड ऐसा वेंट की केम ही नॉट। गया गया तो गया ही रह गया, है ना। केम ही नॉट, ये कौन सी इंग्लिश है यार? मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ ऐसे लोगों को, जो जब लोग इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं ना, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि ये बोलते क्या हैं। एक यहीं पे है क्वार्ट एनक्लेव में एक इंस्टीट्यूट है, मैंने वहाँ पर 7 ईयर्स पढ़ाया, 7 साल पढ़ाया, फिर मैंने छोड़ दी। तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो हिंदी नहीं बोलते थे, वो इंग्लिश नहीं बोलते थे। ठीक है, आती नहीं थी बट बोलते थे वो। तो मीटिंग में मेरे से पूछा एक बार कि विकास सर, मैंने कहा यस सर। कुछ पूछा तो मैंने कहा सर पार्डन। तो फिर दूसरी बार पूछा, मैंने कहा सर फिर से, हाँ सर आई एम नॉट गेटिंग यू। फिर तीसरी बार पूछा, मैंने फिर से कहा कि सर आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपरली। तो उन्होंने चौथी बार हिंदी बोली। मैंने कहा अच्छा ये पूछ रहे थे आप। तो इनडायरेक्टली बेइज्जती मेरी थी या उनकी थी? क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर उनकी अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा हूँ, और जैसे उन्होंने हिंदी बोली तो मैं समझ गया। ठीक, वो इतनी गंदी इंग्लिश बोलते थे, इतनी गंदी, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी गंदी इंग्लिश नहीं सुनी है। मतलब मैं ये भी कहूँगा कि आपकी फार बेटर है। आप समझ रहे हो? चलो समझ गए आप ना। चलें आगे। तो लिखते भी रहो यार। वो मतलब ऐसे इंसान थे
कहीं भी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश का यही होता है कि जो आप सुनेंगे वही बोलोगे, ठीक है, वही आपकी जुबान पे आ जाएगी। तो मेरे से कहते थे विकास सर कॉल द दीपक, द दीपक, दीपक नाम है उसके पहले आप द कैसे लगा सकते हो? द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। मैंने कहा इतना सारा द, जियो है थोड़ी ना, फ्री है, कहीं भी द लगा दो, ऐसा नहीं होता है। तो 7 साल झेला मैंने, ठीक है, मेरी भी जुबान से निकल गया द दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। मैंने कहा कि अब नहीं, मैंने कहा कि यार यही रोजी रोटी है, इंग्लिश मेरी यही खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। फिर मैंने रिजाइन किया वहां से। अच्छा, ऐसे आदमी थे वो कि मैं आईसीयू में था, मेरी सर्जरी हुई थी, वो आए, मैं आधी कच्ची नींद में, नींद क्या वही बेहोशी की जो दवाई देते हैं, एक तो उनकी इंग्लिश खराब, वो वहाँ भी आकर के अंग्रेजी में बात कर रहे हैं मेरे से, मैं होश में आ गया। बहुत डेंजरस आदमी थे। चलो जी, मैं किसी बच्चे को रेकमेंड नहीं करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे वहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे किस्से हुए हैं। वहाँ के ऐसे बच्चे हैं कि आप एडमिशन ले लो, एडमिशन के टाइम पे आपको तो ऐसे पुचकारेंगे कि हाँ मतलब पूछो मत। और जैसे एडमिशन लिया उसके 10-15 दिनों के बाद आपको धमका के पढ़ाएंगे वो। उनके इंस्टीट्यूट में नियर अबाउट 8 से 10 बाउंसर्स हैं, ठीक है, और वहीं की लड़की ने फ्रस्ट्रेट होकर के सुसाइड अटेम्प्ट किया था। आप समझ रहे हो, कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी बोलो तो गाड़ी भर के वो गुंडों को लेकर के आ रहे हैं, इतना डेंजरस था। बाद में धीरे धीरे और वर्स्ट हो गया, केस वेस सब कुछ हुआ, खैर लड़की बच गई। वो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए वहाँ पे। ये सब चीज़ें मेरी नॉलेज में नहीं थी, बट जब मेरे नॉलेज में आई तो मैंने कहा यार कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं। उसका लैपटॉप चोरी हो गया, सारे टीचर्स को खड़ा करा दिया पुलिस के सामने कि इन टीचर से पूछो ये कहीं ये तो लेके नहीं भागे हैं। मैंने कहा यार अजीब बात कर रहा है, पागल आदमी था वो। लेके जो भागा था वो पकड़ा गया बाद में, बट वही ना, सारे टीचर्स ने कहा कि ये फिर हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, छोड़ दिया सबने। नाम नहीं बताऊंगा इंस्टीट्यूट का, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बता सकता ऑफिशियली, हैं बोलना मत। नहीं 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 नहीं, बीएसटी कोई गया है क्या बीएसटी में? कौन कौन पढ़ाता था वहाँ पे? अच्छा, मैं पढ़ाता था तब। चलो ये अनटिल अनलेस ये सब खत्म हो गया, टिल रह जाता है, बता दो टिल। देखो, जब तक नहीं कि इंग्लिश क्या होती है, अनटिल, और जब तक की इंग्लिश क्या होती है, टिल। सोचो अगर मैं यहां पर नहीं ऐड कर दूं, चाहे यहां पर नहीं नॉट लिख दूं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, है ना? तो क्यों ना मैं टिल नॉट बराबर कर दूं किसके? हो सकता है ऐसे? समझ आ गई बात? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आया था? कुछ नहीं करना है, जो इसकी मीनिंग आ रही है, आपको क्या लग रहा है वो नहीं जो इसकी मीनिंग आ रही है, गलत आए सही है, पहले वो मीनिंग निकालने की कोशिश करो, आपको एरर मिल जाएगी। कह रहे कि आमिर खान इस तरह का परफेक्शनिस्ट है कि वो आगे इंसिस्ट करता है, आग्रह करता है किस चीज के लिए? रीटेक के लिए। आगे
जब तक वो नहीं का कहां सेंस है? मैंने क्या कहा? आप ऐसी मीनिंग नहीं निकालो कि हाँ जो आपको समझ आ रहा है, नहीं, जो ये कहना चाह रहा है वो मीनिंग निकालो ना, कि जब तक वो सेटिस्फाइड हो जाए, तब तो आपको एरर मिलेगी। हाँ जी, जब तक वो सेटिस्फाइड हो जाए, इसका क्या सेंस है? यहां पर किस चीज की कमी महसूस हो रही है? नहीं की। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो टिल को मैं क्या कर दूं, या तो टिल के साथ क्या लगा दूं, नॉट। तो टिल के साथ कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि टिल के साथ नॉट, वो यहीं पे नॉट रख देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, जहां नॉट का पोजीशन है वहां पे टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड। समझ आ गई बात? नोट कर लो। डन। चलो थोड़ा सा टाइम बचा है, वोकैब्स करते हैं हम। ठीक है, बाकी कंजंक्शन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लिख तो लिया ना सबने? ऑब्ड्यूरेट क्या होता है? वॉसिफेरस, सुना है वर्ड? क्रैश, सबल, वो ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? नहीं, स्टबर्न। स्टबर्न मतलब जिद्दी, या फिर एडामेंट। स्टबर्न या फिर एडामेंट, इसका मतलब होता है जिद्दी। जो लोग जिद्दी किस्म के होते हैं उन्हें। वोसिफेरस का मतलब होता है, हिंदी वर्ड लिखूं, कोलाहल। समझते हो कोलाहल वर्ड? मतलब जैसे आपने देखा एलकेजी यूकेजी के बच्चे क्या होते हैं, स्कूल में जाते हैं और टीचर क्लास में नहीं, कैसे चिल्लाते हैं, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई चिल्ला रहा है ना, तो क्या होता है? वो वोसिफेरस होता है। कैकोफोनिस, कर्कश आवाज। हाँ, मतलब ग्रेट नॉइज कह सकते हो, नॉइज। क्रैश का मतलब होता है अनरिफाइंड, अनरिफाइंड, अनपार्लियामेंट्री। सबल का मतलब होता है सूक्ष्म, या फिर आप कह सकते हो डेलिकेट। पंक्टिलियस, पंक्टिलियस, PUNCTILIOUS, पंक्टिलियस, या फिर मेटिकुलस, मेटिकुलस, या फिर प्रिंसिपल्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा सबका? सिद्धांतवादी। जो लोग काफी ज्यादा सिद्धांतवादी होते हैं उन्हें मेटिकुलस कह सकते हैं, प्रिंसिपल्ड कह सकते हैं, या फिर मेटिकुलस कह सकते हैं। लिख लिया था कि नहीं?
बेनवोलेंट हितकारी, कोई चीज जो आपके लिए अच्छी हो, बेनिफिशियल हो, उसे हम कहते हैं बेनवोलेंट। और इसका ऑपोजिट मेलवोलेंट, मतलब अहितकारी। किसकी? हितकारी की स्पेलिंग तो यही है, BENEVOLENT, बेनवोलेंट। हाँ, इनक्यूअस, कॉजिंग नो हार्म, जो किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचाए उसे हम कहते हैं इनक्यूअस, या फिर आप इसे एक वर्ड और भी लिख सकते हो, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल। जा सकता है यूज ऑफ वर्ड में, हाँ कर सकते हो। ऑस्टीर, स्टर्न, एस्थेटिक, स्ट्रिक्ट, जो लोग बहुत ज्यादा कठोर होते हैं ना, उसे हम कहते हैं ऑस्टीर, स्टर्न, एस्थेटिक। एस्थेटिक वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट जाता है, जो साधु सन्यासी की जो जिंदगी जीते हैं उन्हें हम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ भी कैसी होती है, बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ होती है, कठोर लाइफ होती है, तो यूज ऑफ वर्ड है। प्रिकैरियस, रिस्की और डेंजरस। प्रिकैरियस सिचुएशन मतलब बहुत ही रिस्की सिचुएशन है या फिर डेंजरस सिचुएशन। प्रिकैरियस, रिस्की और डेंजरस। लास्ट वर्ड लिख रहा हूं, एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब अंडरस्टूड बाई ओनली अ फ्यू, जो बहुत कम लोगों के द्वारा समझ आए उसे हम कहते हैं एसोटेरिक। अंडरस्टूड बाई ओनली अ फ्यू, अ फ्यू पर्सन, पीपल, कुछ भी लिख सकते हो, पर्सन से लिखना, अ फ्यू पीपल लिखना। अंडरस्टूड बाई ओनली अ फ्यू पीपल, एक ऐसी भाषा हो, लैंग्वेज हो, या फिर एक ऐसा टॉपिक हो या एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत कम लोगों के द्वारा ही समझ आए। जैसे हमारे बीच में अगर कोई फ्रेंच बोलने लगे तो कितने लोगों को समझ आएगा? नहीं आएगा। तो सबके लिए फ्रेंच लैंग्वेज एसोटेरिक लैंग्वेज नहीं है, वो हम लोगों के द्वारा क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, वो एसोटेरिक लैंग्वेज है। बाकी फ्रांस में तो एसोटेरिक नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एसोटेरिक। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।